हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। जो ये बेसिकली उनके लिए होगा जो ऑलरेडी 2 से 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट या वो बहुत जन हो सकते 5th अटेम्प्ट दे रहे होंगे आईबीपीएस पीओ का इस बार। तो उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर के हिसाब से काम कर सकते हैं या क्या लर्निंग्स आप ले सकते हो। मेरे जो मैंने 4 साल लग गए मेरे को आईबीपीएस पीओ क्लियर करने में, तो वो क्यों लगा और क्या गलती मैंने करी, और वो भी अगर आप कर रहे हो तो क्या आपको वो गलती इम्प्रूव करना चाहिए। और एक डिस्कस करूंगा कि क्या आप 3 से 4 अटेम्प्ट फेल करने के बाद ये वर्थ है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम फिर से देना, फिर से प्रिपेयर करना। तो इसी को लेके ये वीडियो होगा। तो ये बेसिकली उनके लिए होगा जो कि रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं। अभी तक हो सकते हैं 20-30 एग्जाम्स फेल कर चुके हैं आईबीपीएस का। तो ये क्यों हो रहा है और आप क्या लर्निंग्स ले सकते हो और क्या आपको एग्जाम्स देते रहना चाहिए इस बार भी। तो इसी को लेकर ये वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले किए। तो पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों मुझे 4 साल लगे और मेरी 4 साल की जर्नी क्या थी। ये बेसिकली आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो पहला ये कि 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था आईबीपीएस पीओ में। तो वो तब मैं न्यू था एकदम आईपीएस एग्जाम्स के। तो मुझे बस ये पता लगा था कि ये एक आईपीएस एग्जाम लेता है जिससे कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में एंटर किया जा सकता है एज एन ऑफिसर, एज एन क्लर्क। और पहले पहले मैं क्लर्क एग्जाम्स देता ही नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये सोचता था कि मैंने इतना पढ़ाई किया है तो क्लर्क नहीं बनूंगा, ऑफिसर ही बनूंगा, ये थिंकिंग से। जो कि मतलब अच्छा थिंकिंग नहीं था, जो मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ कि हो सकता है मैं क्लरिकल एग्जाम देता तो क्लर्क हो सकता है मैं भी क्लियर होता। बट ठीक है। तो जो भी था, तो मैं खाली पीओ के एग्जाम्स ही देता था और एसओ मेरा मेन फोकस था। पीओ मेरा मेन फोकस था ही नहीं कभी भी। मेरा मेन फोकस आईपीएस का एसओ जो एग्जाम होता है, और उसमें भी जो एएफओ एग्जाम होता है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों फॉरेस्ट्री में किया है। और 2021 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। तो इसीलिए मैं एमएससी के साथ पहला अटेम्प्ट दिया था आईबीपीएस में पीओ में। तो मेरा प्री तो क्लियर हो गया, बट ये उम्मीद नहीं था कि प्री क्लियर होगा, क्योंकि उस साल कट ऑफ थोड़ा सा कम चल गया था। तो क्लियर हो गया प्री। तो बट एकदम प्रिपेयर नहीं था मेंस के लिए, कुछ नहीं पढ़ा था। तो जानता ही नहीं था मेंस का सिलेबस तक भी नहीं जानता था कि क्या क्या पूछते हैं मेंस में, कैसा लेवल है, ना ही कोई मॉक लगाया था। तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ उस मेंस के अटेम्प्ट में। वो मेंस का 3 घंटा जाके बैठ के कुछ हवा ही नहीं लगा क्वेश्चंस में। क्या है, इंग्लिश तो मेरा स्ट्रांग था इसलिए इंग्लिश में फिर भी मार्क्स आ गए थे। बट करंट अफेयर का सेक्शनल, क्वांट्स का सेक्शनल, क्वांट्स में मेरे को याद है आई गॉट समवेयर अराउंड, मुझे माइनस में मार्क्स मिले थे यार, -1 या -1.5 ऐसे मार्क्स आए थे क्वांट्स में। तो बहुत ही बुरा अटेम्प्ट वो। और रीजनिंग भी वैसा ही था, रीजनिंग में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, 1, 2 या 3 नंबर आए थे। और ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ ऑब्वियसली, जब इतने सारे सब्जेक्ट के सेक्शनल नहीं किए तो ओवरऑल नहीं होगा। और मैं मोर इंक्लाइंड था आईपीएस एएफओ, जिसमें मैं कंटिन्यूस मेंस फेल कर रहा था। आईपीएस एएफओ का मैंने एक बार भी मेंस तक क्लियर ही नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये यही बात था यहाँ इसको लेके। तो और 2022 की अगर बात करूँ, तो 2022 में मेरा जो था वो सेकंड अटेम्प्ट था। तो इस बार भी उतना अच्छे से प्रिपरेशन हुआ नहीं, क्योंकि एमएससी का फाइनल ईयर का काम चल रहा था, तो उसका भी थीसिस रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना रहता है, सेमिनार होता है। अगर आपने मास्टर्स किया हो तो आपको पता होगा कि सेमिनार वगैरह होते हैं, थीसिस ये सब करना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी काफ़ी टाइम जाता है, तो उसमें ही काफ़ी बिजी था। बट प्री मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि प्री क्लियर नहीं हुआ, प्री मेरा शुरू से ही क्लियर हुआ और इस बार भी क्लियर हुआ। बट मेंस का उतना ज़्यादा प्रिपरेशन था नहीं, सीए एकदम ही अनप्रिपेयर्ड था। लास्ट के कुछ दिनों में वो जो क्या होते हैं कैप्सूल्स वगैरह आते हैं जीए के, वो सब पढ़ा, बट वो सब कुछ काम नहीं देता है। अगर आप रेगुलर जीए नहीं पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं होता है। तो इस बार मैंने ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं क्लियर किया और क्वांट्स का सेक्शनल नहीं क्लियर किया। बट बाकी सब सब्जेक्ट क्लियर किया, बट क्वांट्स काफ़ी हार्ड आया था, तो क्वांट्स का सेक्शनल मेंस का क्लियर नहीं हुआ और ओवरऑल भी नहीं क्लियर हुआ। और 2022 में और 21 में जो मैं गलती किया था, जो अगर आप मेरा फेलियर स्टोरी का जो मेरे चैनल में वीडियो है वो अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि मैं बहुत सारा एग्जाम दे रहा था, एसएससी, आईबी, ये वो बहुत सारा एग्जाम दे रहा था। तो ये एक गलती हो गया कि मैं ओनली बैंकिंग स्ट्रीम के स्पेसिफिक में प्रिपेयर नहीं कर रहा था। मतलब आईबीपीएस सेक्टर के एग्जाम्स खाली नहीं दे रहा था, एसएससी भी दे रहा था, प्लस और भी एफसीआई, आईबी, ये सब एग्जाम्स भी दे रहा था।
तो इसके चलते मैं पर्टिकुलर जो अपना अटेंशन था वो आईपीएस के एग्जाम को नहीं दे रहा था, ठीक है। और क्वांट्स मेरा हमेशा से वीक रहा है, मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मैथ्स कुछ खासा पसंद नहीं है, और मैथ्स मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। बट क्वांट्स मेरा वीक है और वो वीक ही रह रहा है, वीक को मैं स्ट्रांग कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये गलती था कि मैं प्रिपेयर ही नहीं कर रहा हूँ क्वांट्स को। तो वो ऐसे करते करते मैं 2022 का सेकंड अटेम्प्ट भी किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने मेंस नहीं क्लियर कर पाया, तो ठीक है। तो अब बात आई 2023 की, जिसमें मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया आईपीएस पीओ का। तो इसमें मैंने क्वांट्स में काम किया, जो कि कैरियर डिफाइनर चैनल है कौशिक मोहंती सर जहाँ पे है, तो उनका मैंने पूरा वो अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट कंप्लीट किया, एक एक क्वेश्चंस को बनाया, एक एक टॉपिक को अच्छे से किया, मेंस रिलेटेड टॉपिक, मेंस रिलेटेड लेक्चर सब देखे। और आईबीएस एएफओ का मैंने प्रिपरेशन 2022 के बाद खत्म कर दिया, मैं सोचा अब नहीं दूंगा, क्योंकि वो उसका मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका था और एक भी मेंस नहीं निकला था, तो मैं समझ गया कि ये एग्जाम नहीं होगा मेरे से, नहीं बना है मेरे लिए। कभी कभी आपको समझना पड़ता है कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है। और आईबीएस एएफओ का प्रिपरेशन मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया 2023 में, और होल एंड ओनली पीओ और नाबार्ड के एग्जाम्स में भी मैं लगा था। अब नाबार्ड के मेंस भी मैंने 2 दिए, तो नाबार्ड के एग्जाम में भी मैं लगा हुआ था, बट उसमें आपको पता ही है सीट्स काफ़ी कम होते हैं और सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ब्लीक होते हैं, मतलब नहीं के बराबर मैक्सिमम चांस है कि सिलेक्शन नहीं होगा, उतने ज़्यादा सीट्स नहीं होते, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और पीओ में भी मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ, बट फाइनल सिलेक्शन से मैं 2.3 या 2.4 मार्क्स से रह गया, तो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाया। तो और 2023 में जो मैंने किया कि मेंस में ही फोकस किया, तो मेंस क्लियर हुआ, बट लीड उतना ज़्यादा के नहीं होने के चलते तो मेरा फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ 2023 में, तो थर्ड अटेम्प्ट भी मेरा गया फेलियर में ही, 3 अटेम्प्ट्स मेरे गए रिजेक्शन में, ठीक है। अब जो 2024 ईयर जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इस टाइम मैं ये था कि कॉन्फिडेंट था, क्योंकि पिछले साल इंटरव्यू दिया था, तो इस साल ये था कि चलो प्री तो क्लियर कर ही लूंगा, प्री का तो कभी भी डाउट नहीं था। तो मेंस का भी ये सोचा था कि चलो इस बार हो ही जाएगा, एक बार क्लियर कर लिया तो अब मेंस का भी मेरे को आइडिया लग गया कि क्या कैसे करना है, तो इसीलिए तो कॉन्फिडेंट था, बट थोड़ा सा डाउट है। और एज वो मेरा सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट है, 28 ईयर्स का मैं हो चुका था 2024 में, तो 28 ईयर्स का, तो इसीलिए मैं ये था कि सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद और एक अटेम्प्ट है, बस अटेम्प्ट खत्म, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ये सब इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं। और उससे इस 2024 वाले अटेम्प्ट में जो फोर्थ अटेम्प्ट था मेरा आईपीएस पीओ पे, उसमें मैंने खाली मेंस के मौके लगाए, प्री का मैं लगाने का टाइम ही नहीं मिलता था, एज मैं ऑलरेडी मतलब उस 2024 में अगस्त 19 से मैंने अमेजोन ज्वाइन किया था, तो अमेजोन में मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो 9 आवर्स का मेरा शिफ्ट होता था, 8 आवर्स काम करना था और 1 आवर का ब्रेक होता था, टोटल 9 आवर्स का शिफ्ट होता था। उसके बाद आप रेस्ट करके उतना ज़्यादा स्टडी करना भी पॉसिबल नहीं होता था, बट ये था कि मुझे आइडिया था, बेसिक कंसेप्ट पता था, तो ओनली मेंस के मॉक्स में लगाता था शिफ्ट के पहले, फिर वो था। बट एग्जाम देते टाइम वो लगता है कि आप 3 बार फेल कर चुके हो, फिर से कर जाओगे तो क्या होगा, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमता है। बट बाय गॉड ग्रेस इस बार प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फाइनल सिलेक्शन भगवान की कृपा से और मेरा डिटर्मिनेशन जो हार्ड वर्क इतने साल से लगा था, तो फाइनली मैं आईपीएस पीओ क्लियर कर लिया 2024 में, और आईपीएस पीओ बन गया, ठीक है। तो ये मेरा जर्नी था 4 साल का। तो इससे अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप क्या लर्निंग्स ले सकते हो, क्या गलती मैंने करी जो आप अगर कर रहे हो एक अटेम्प्ट फेल के बाद, 2 अटेम्प्ट फेल के बाद, तो आप मेरे से पहले सीख लोगे वो चीज़ों को, तो आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो, मेरे जैसा 4 साल नहीं लगेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक तो आप कर सकते हो, पहला जो लेसन है जो मैंने गलती करी वो आपको नहीं करना है, कि डोंट लीव द वीक सब्जेक्ट्स टू वीक। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रीजनिंग नहीं पसंद है तो आप ऐसा नहीं कि रीजनिंग को कर ही नहीं रहे हो, एकदम छोड़ दे रहे हो, टोटल रीजनिंग को लिफ्ट आउट करते रहो, ये नहीं करना है। इसमें होगा क्या कि सेक्शनल नहीं निकलेगा, एज आईवीएस में सेक्शनल होता है। सीए नहीं पसंद है तो सीए कर ही नहीं रहे, भाई सीए 50 मार्क्स का हो गया, इस बार सीए को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर सीए आपको छोड़ देगा और आईबीएस पीओ का सिलेक्शन भी आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा वीक नहीं छोड़ना है। मैंने वैसे क्वांट्स नहीं पसंद था तो मैं क्वांट्स 2 साल किया ही नहीं, तो उसके चलते सिलेक्शन नहीं हुआ 2 साल तक, फिर क्वांट्स में ध्यान दिया, उससे उसके बाद से मेंस क्लियर होने लगा, ठीक है। तो ये है।
वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा वीक नहीं छोड़ना है। इंग्लिश अगर नहीं पसंद फिर भी इंग्लिश को करना है। बहुत जन बोलेंगे कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, 3 सब्जेक्ट कर लो, बट ठीक है आप स्ट्रॉन्ग करके सिलेक्शन पा सकते हो, बट श्योरिटी नहीं होता है। अगर सब आपका एवरेज दो अच्छा है, 1-2 सब्जेक्ट एवरेज है तो हो जाता है, बिलो एवरेज नहीं होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है। उसके बाद है कि एग्जाम बेस्ड ऑन सेम सिलेबस और थीम का ही आपको देना चाहिए। जैसे मैं डाइवर्ट हो गया था, ये भी दे रहा था वो भी दे रहा था, वो नहीं करना है। आप खाली आईबीपीएस स्पेसिफिक एग्जाम दो। आईबीपीएस के आप कोई भी एग्जाम दो, बीट बैंकिंग, इंश्योरेंस, आप कुछ भी दे सकते हो। रेगुलेटरी बॉडी भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनेज कर सकते हो, रेगुलेटरी बॉडी भी दो। बट एसएससी नहीं देना है। एसएससी, सीजीएल और बैंक बहुत जन बैलेंस करते हैं। अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपका प्री नहीं क्लियर हो रहा है, मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू आप दे रहे हो फिर आप एसएससी दो, ठीक है कोई बात नहीं आप कर लोगे। बट अगर आप प्री नहीं क्लियर हो रहा, मेंस नहीं क्लियर हो रहा, तो आई वुड एडवाइस यू कि आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, एसएससी आप ओनली आईबीएस से फोकस करो, एक एग्जाम निकल जाए तब आप जाके फोकस करो, बट टिल देन ओनली फोकस ऑन आईबीपीएस। एक सिलेबस एक थीम वाला एग्जाम, उस पर आप फोकस करो, चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। उसके बाद आपको ये कि टाइम को आपको एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो या पीजी कर रहे हो तो आपको अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जॉब में हो या पीजी कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको होगा कि आप कंप्लेसेंट हो सकते हो। आप बोलोगे कि मैं तो 9 घंटा काम करता हूँ, 10 घंटा काम करता हूँ, अब मैं कहाँ से पढ़ लूँ, ठीक है ये जॉब में सेटल हो जाता हूँ, बट वो नहीं होना है। आपको टाइम मैनेज करना है और ये एग्जाम निकालना है। ठीक है। उसके बाद ये है कि मतलब बुक से क्वेश्चन बनाना और पीडीएफ से क्वेश्चन बनाने से बेटर मैं बोलूंगा कि आप मॉक्स को एनालिसिस करो, मॉक्स दो। जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके मॉक्स दो। और मॉक्स के क्वेश्चंस क्या होता है कि रिपीट नहीं होते हैं, वो बार बार अलग तरीके से आते हैं। और टाइम का प्रेशर जो आपके दिमाग पर रहता है उस पर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ टाइम टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है, टाइम बैकवर्ड्स जा रहा है, तो आप प्रेशर में परफॉर्म करना सीखते हो, जो कि आपको रियल एग्जाम में भी करना है। रियल एग्जाम में आपको पीडीएफ देके तो मैं ऐसा दे दूं 10 मिनट एक पजल में, तो वो तो फिर ऐसा वैसा है कि कोई भी बना देगा। बट आपको टाइम प्रेशर में परफॉर्म करना है तो वो आपको मॉक्स ही देगा, और मॉक्स सबमिट करके कभी नहीं सॉल्व करना है। मॉक्स ऑलवेज टाइम प्रेशर में ही आपको देना है, चाहे जितना क्वेश्चन बने उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रॉपर एनालिसिस भी करना है उनका कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, फिर उनको सीखना है। उनको जब आप सीख जाओगे जो नहीं बना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो क्वेश्चन बनेगा, फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, वैसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद है कि कॉन्फिडेंट रहना, नर्वसनेस नहीं फील करना एग्जाम हॉल में। कि हो सकता है आपके फेलियर्स है पीछे बहुत सारे, बट आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे आप हो वैसे सब है। अभी तक किसी को जॉब नहीं लगी है जो एग्जाम हॉल में है, तो आपको अपने से अपने को इन्फीरियर नहीं समझना है। आपको भी समझना है कि हाँ मैं अगर प्री में बैठा हूँ, मैं मेंस में बैठा हूँ, मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो मैं भी जॉब लेने के इक्वल लायक हूँ। ये अगर लायक है तो मैं भी लायक हूँ। ठीक है, अपने आप को नीचे नहीं समझना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बैकअप प्लान। अगर आप 27-28 के हो गए हो तो आपको एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। एज बैकअप प्लान आपको कॉन्फिडेंस देता है। मेरे साथ जो हुआ 2024 में, मैं अटेम्प्ट्स दे रहा था, बट मेरे को ये था चलो नहीं होगा तो मेरे पास अमेजोन वाली जॉब है। तो इससे क्या होता है कि आप परफॉर्म ज्यादा अच्छा करते हो, प्रेशर आप पे नहीं आता है। ठीक है, तो प्रेशर जब आप नहीं आता है तो फिर आप अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो वो एक होना चाहिए कि आपके पास अगर ज्यादा दिन आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप वो एग्जाम में पूरा प्रेशर के साथ जा रहे हो कि यार ये एग्जाम मेरे को फोड़ना है, ये एग्जाम नहीं फोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम नहीं फोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं होगा, फ्यूचर का प्लानिंग, मम्मी पापा का प्रेशर, सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये है। तो इसीलिए एक बैकअप प्लान अगर आप 27 के बाद हो तो ये एक हो जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये कि मेंस इज द रियल हीरो। मेंस में आपको अच्छा करना है। प्री में मैं ये अभी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप 2-3 अटेम्प्ट में प्री क्लियर कर रहे हो, आपका 4th अटेम्प्ट है, 3rd अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, इवन फॉर 6th अटेम्प्ट है अगर किसी किसी का, तो आपको मेंस पे ही आप फोकस करो। प्री आपका क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया है, आपको पता है कि कैसे क्या करना है, आप वो इतना इनफ कट ऑफ वाला मार्क्स इजिली ले आओगे। पूरा फोकस मेंस पे डालो। मेंस पे अगर आप अच्छा लीड ले लेते हो तो आपका इंटरव्यू खराब भी हो जाए, एवरेज भी हो जाए, इंटरव्यू पे डिपेंड ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ मेंस के में अच्छे लीड है तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप कुछ लेसन्स जो मेरे 4 इयर्स जो प्रिपरेशन, मुझे 4 साल लग गए आईपीएसपी को क्लियर करने में, आपको ये 4 साल ना लगे, जल्दी हो जाए आपको क्लियर। इसीलिए ये सब लेसन्स आप फॉलो कर सकते हो और अपने स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अभी डिस्कस करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 3-4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होता तो क्या ये वर्थ है कि और एक अटेम्प्ट देना।
तो चलिए डिस्कस करता हूँ कि वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, तो इज इट वर्थ? तो मेरा आंसर यस, बिग यस मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो यार, सबसे मेन है कि वन ऑफ द बेस्ट सैलरी जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप कोई भी अभी गवर्नमेंट जॉब्स में देखो, चलो गवर्नमेंट जॉब्स मत मानो, पीएसयू जॉब्स ही मानो, पीएसयू जॉब्स में भी अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट सैलरी जॉब्स है। अभी आप आके बोलेंगे कि एसएससी वालों का अच्छा सैलरी है, एसएससी का ये है, बट एसएससी का भी आप बोलोगे कि उनका 8 CPC लग जाएगा, ठीक है, बट बैंकिंग का भी 2027 में 13 बाईपार्टाइट लग जाएगा, ठीक है। 13 बाईपार्टाइट जब लग जाएगा तो ये आपका ग्रॉस सैलरी अभी जो 80 के आसपास बनता है वो 1 लाख के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और बैंकिंग वालों का पे सेटलमेंट 5 साल में होता है और एसएससी वालों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 साल में होता है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वन ऑफ द बेस्ट सैलरी जॉब्स है। अभी आप स्टार्टिंग में पीओ बनोगे, इन हैंड सैलरी 75-76 थाउजेंड आपको सैलरी मिलेगा। अभी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हो, कहीं पे वर्किंग, प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी वर्किंग हो, तो आपको पता है कि क्या हालत है। मैं खुद अमेजोन में था, मुझे पता है प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है और प्राइवेट सेक्टर का क्या सैलरी का स्ट्रक्चर है। जो लोग अर्न करते हैं, जिनके पास डिग्री है अच्छा, वो लोग कभी गवर्नमेंट सेक्टर में आते ही नहीं। अगर आपके पास वो कैलिबर रहता तो आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करते, बट हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट्स देते हैं, ताकि हमें एक स्टेबल लाइफ मिल सके, एक सैलरी अच्छा वाला जॉब मिल सके। प्राइवेट सेक्टर में आपको 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी मिलेगी और आपको हाइक नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस, ये बोनस, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका है कि हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे पर्क्स एडिशनल। थर्ड जो अभी सबसे मेन है वो है जॉब सिक्योरिटी। जो अभी आप देख रहे हो एआई सब जॉब्स जा रहा है। अभी मैं कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट भी 9,000 इस बार जॉब्स मतलब ये कर देगा, ले ऑफ करेगा 9,000 एम्प्लॉयज को अपने, ठीक है। तो ये भी जॉब सिक्योरिटी का इशू है। जॉब सिक्योरिटी आपका एकदम फिक्स्ड है कि हाँ आप यहाँ पे काम करोगे ही, कोई आपको हटा नहीं सकता है जॉब से, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब का ही पावर है। तो ये हो गया जॉब सिक्योरिटी। अभी एआई के जमाने में सब जॉब जा रहा है, अब आपको जॉब सिक्योरिटी वाली अच्छी जॉब मिलेगी। फिर फोर्थ जो है वो सोशल रिकॉग्निशन एक होता है। जब से मैंने आईबीपीएस पीओ क्रैक किया वो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, सब आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखने लगते हैं, आपका बात सुना जाता है, आपका बात में एक वेट पड़ता है। आप कुछ ही बोल रहा था सुनते हैं क्या, चलो भाई कुछ बोल रहा है तो कुछ अच्छा सोच समझ के बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर अगर आप मतलब गरीब बैकग्राउंड से आते हो, थोड़ा सा मिडिल क्लास आते हो, हम लोग के जैसा, तो फिर आपका एक स्टेटस अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। अगर अभी आप अच्छे सैलरी लोगे तो फिर आप अच्छा सैलरी लोगे, थोड़ा अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे वॉचेस पहनोगे, परफ्यूम वगैरह लोगे, ये लोगे, अपना गाड़ी खरीदोगे, कब खरीदोगे, तो वो स्टेटस अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। वो आपको इस जॉब से ही मिलेगा, इस जॉब के सैलरी से मिलेगा, इस जॉब के पर्क्स एंड अलाउंसेस की अगर बात करें, इतने सारे पर्क्स है। अभी मैं आपको एक सैलरी वाला और पर्क्स वाला, फैसिलिटीज वाला भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा जल्दी, जिससे आपको और मोटिवेशन मिले। कि उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग वही मान के चलो 14 to 15 एलपीए का सीटीसी बनता है यूपीएस पीओ का, ठीक है। तो ये है। अभी आप मान लो प्राइवेट सेक्टर में हो, आप 3 एलपीए पे काम कर रहे हो, 4 एलपीए पे काम कर रहे हो, वहां से आपका जंप डायरेक्ट 15 एलपीए पे होगा। तो फिर उसके लिए तो इतना प्रिपरेशन करना बनता है। अगर आप फेल भी कर रहे हो तो ठीक है, बनता है। अगर आप 3-4 अटेम्प्ट फेल करके भी बन जाते हो आईपीएस पीओ तो वर्थ इट है। कोई मैटर नहीं करता है कि आप एट द एज ऑफ 28 बने, 29 बने। हाँ, थोड़ा सा सर्विस पीरियड आपका कम हो जाएगा, आप 35 साल नहीं नौकरी करोगे, 30 साल ही करोगे, 30 में बन गए, बट मैटर नहीं करता। आप एक बार सेक्टर में घुस गए, आप 30 ईयर्स भी काम करोगे तो बहुत अच्छा खासा पोजीशन में जाके रिटायर करोगे, एजीएम तक बन सकते हो, ठीक है, डीजीएम सीजीएम तक जाके आप रिटायर कर सकते हो इजिली। 3-4 साल में प्रमोशंस भी काफी फास्ट होते हैं बैंकिंग में, तो इजिली आप वो कर सकते हो, ठीक है। पर्क्स एंड अलाउंसेस के मैं वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा और भी अच्छे से। ऐसे आपको तो पता ही है, हाउस रेंट का फैसिलिटी है, कार लोन, ये लोन, सब कुछ स्टाफ में, इतने सारे अलाउंसेस आपको कोई और जॉब में देखने को इजीली नहीं मिलता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के। और एक पॉइंट है कि आपको खुद को भी सेल्फ रिडेम्पशन करना है। आप जो इतना रिजेक्शंस फेस कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नो एज ए कैंडिडेट मैंने वो फेस किया है। कितने रात को मैं सोते वक्त रोता था कि भाई क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो आप भी सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, सबको तो मिल रहा है, सबका जिसका मैं देख रहा हूँ सिलेक्शन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जितने जन का सिलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा जन रिजेक्शन हो रहा है।
आप देखो ना 6-7 लाख बच्चे फॉर्म भरते, उसमें से 6,000 का सिलेक्शन होगा। लगभग लगभग 1% का सिलेक्शन चांस है, 99% चांस है कि आप फेल ही करोगे। तो वो भी आपको है, आपको खुद को भी रिडेम्पशन करना है। खुद का जिस दिन सक्सेस होगा तो वो खुद को भी खुद का नजर में भी ये है ना कि प्रूव करना है खुद को कि नहीं मैं कुछ अच्छे के लिए बना हूँ, मैं कुछ के लायक हूँ, वो भी है। और लास्ट तो है कि भाई पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए करना है यार। पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने खुशी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है आपको, आपके फॉर्म के फीस भर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देते कि आप फेल कर रहे हो, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो उनके लिए करना है यार। आप जब जॉब लेके पहला सैलरी से अपने माई बाबा को कुछ दिलाओगे तो वो खुशी नेक्स्ट लेवल होता है। वो खुशी और किसी से नहीं मिल सकती है। वो खुशी आपको आपको उसी से मिल सकता है जब आप जॉब क्लियर करोगे। ठीक है, तो यही आंसर है मेरा कि अभी आप सोच रहे हो कि छोड़ दूं नहीं छोड़ दूं, और आपके पास अगर छोड़ने का ऑप्शन होता तो आप पहले ही छोड़ देते, बट आपको भी ये जॉब चाहिए, आप भी इसके लिए एकदम मोटिवेटेड हो। तो जब मोटिवेटेड हो तो यार प्रिपेयर करो ना, क्या फर्क पड़ता है, 3 बार फेल किए 4 बार फेल किए, आपको जॉब मिल गया तो वो फेलियर को कोई नहीं पूछता। अभी अभी मेरे को सब उल्टा पूछते कि सर आपने मोटिवेट कैसे रहते थे 3 अटेम्प्ट 3 फेलियर के बाद, 3 साल के फेलियर के बाद भी कैसे। तो ये आपका स्टोरी बनेगा। तो मेक योर फेलियर और स्टोरी सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सक्सेस होना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो उनके लिए जो सोच रहे हैं कि एग्जाम दूं या ना दूं, या कैसे मोटिवेट रखूं अपने आप को 3 से 4 फेल का। मैं मेरे को क्यों लगा ये साल, मैं अपना स्टोरी भी थोड़ा सा शेयर कर दिया हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, इतना दूर तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक शेयर कर देना, और कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो आईपीएस पीओ प्रिपरेशन को लेकर, या कोई पर्सनल डाउट भी हो, तो आप नीचे कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आईपीएस पीओ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।